लोगों ने ये वाला ग्राफ प्लॉट कर लिया था और कुछ लोगों ने नहीं किया था। ये वाला पार्ट हम दोबारा से कर लेते हैं। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर को चला कर दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है। और बाकी लोगों ने तो कर लिया था, उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, ये वाला ये एक्सपेरिमेंट वो आपकी सर्किट सर डायग्राम ये है। जो लैब हमने लास्ट टाइम फिजिकली परफॉर्म की थी, आज उसी को हम सॉफ्टवेयर पे करेंगे? जी, इसका मकसद ये था कि ये तो टास्क मैंने लास्ट वीक सर साकिब के थ्रू आप लोगों को दिया था कि आप लोग एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करें ताकि आपका सॉफ्टवेयर पे हाथ बैठ जाए। लेकिन कुछ कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे थे, तो आज हम पहले ये टास्क कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी विंडो है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इसमें सबसे टॉप के ऊपर आपको राइट साइड पे तमाम आपको जो बेसिक इक्विपमेंट है वो मिल जाएगा। आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहीं पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट की टैब में जाकर आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स की टैब में जाके आपको मीटरिंग विंडोज़ मिल जाएंगी, सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ट्रॉली प्लेस करनी है। ट्रॉली आप ये बड़ी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, या पे इसकी जगह आपको छोटी ट्रॉली दूसरी भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉली प्लेस कर दी। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए? पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई प्लेस कर लें। अगेन हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें एक रेजिस्टिव लोड चाहिए और साथ में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए। तो रेजिस्टिव लोड भी यहीं पर अवेलेबल है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में हमें क्या चाहिए? डाटा एक्विजिशन मॉड्यूल चाहिए, वो भी यहीं पर अवेलेबल है। अच्छा, इक्विपमेंट हमने प्लेस कर लिया। अगर आप इसके टॉप पर जाएं तो टूल्स की टैब आपको नजर आएगी। ठहरे मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लूँ, बाद में इशू होगा। रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी टॉप पर लेकिन टूल्स की सर टैब में जाएंगे। ये जो जी, रिकॉर्डिंग चल रही है ये बाद में एक्सपायर हो जाती है। जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना वो एक्सपायर नहीं होगी। एक्सपायर मतलब ये ना दो दो 2 वीक्स के बाद ना ये मतलब फिर अवेलेबल नहीं होती टीम्स पे, मतलब एक्सपायर हो जाती है। जो आप करेंगे हाँ ना रिकॉर्डिंग वो ठीक है, एक्सपायर नहीं ठीक होगी। है। ये तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ। इसकी फाइल जनरेट हो जाती है ना, वो फाइल डाउनलोड करके फिर मैं एलएमएस पे अपलोड करूँगा। ये सही है, ठीक है। ठीक है, मैंने लास्ट वीक भी डीएलडी के सेक्शन में ऐसे ही किया था। वो फाइल फिर फाइल तो कहीं नहीं जाती ना, ये वो हमारे पास ही रहेगी। अच्छा, ये विंडो आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन शेयर में? यस सर। ये सर नजर आ रही है। अच्छा, इसकी अगर आप टॉप पर जाएंगे, सॉरी, इसकी टॉप पे टूल्स की टैब है। इसको अगर आप ओपन करें और ऑप्शंस में जाएं तो आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है? लैंग्वेज, और लैंग्वेज एंड एसी नेटवर्क। इसमें जाकर आप अपनी पहले वोल्टेज लेवल सेलेक्ट करेंगे। आप जो वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे 240 एंड 50 हर्ट्ज, ये वाला यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपको ये मिलेगा 120 वोल्ट का लेवल मिल रहा होगा, तो आप तो पहले इसको चेंज कर लें। और फिर इसी तरह सिक्योरिटी डिवाइस में जाएंगे तो आपको यहाँ दो चीज़ें मिलेंगी, लोकल और नेटवर्क। तो अगर किसी का नेटवर्क हुआ है तो उसको लोकल कर ले और अप्लाई कर दें। और अगर आप वैसे, यूजुअली ये होता है कि कभी कभी इसमें अगर आप कोई सेटिंग चेंज करते हैं और अप्लाई करते हैं तो इसकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो अगेन आप जनरल में जाके अगेन इसको इंग्लिश और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसको ओके कर दें। अच्छा, बहरहाल ये इक्विपमेंट हमने प्लेस कर लिए। सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने क्या करना है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज देने और उसके सीरीज में एक रेजिस्टिव लोड लगाना है। ठीक है, तो वोल्टेज
हम दे लेते हैं, एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर दिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अगेंस्ट। और इसके बाद फिर क्या करना है, मीटर्स कनेक्ट करने हैं। तो मीटर्स कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक मीटर हमने कनेक्ट करना है रेजिस्टिव लोड के अगेंस्ट, और एक मीटर हमने कनेक्ट करना है प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में, और एक मीटर हम लगा लेंगे पावर सप्लाई के पैरेलल में, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमने कितने वोल्ट का इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो जो E1 मीटर है वो रेजिस्टिव लोड के पैरेलल में आ जाएगा। इसी तरह E2 मीटर आपकी वाइंडिंग के पैरेलल में आ जाएगा। और E3 मीटर मैंने पावर सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जो पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फेस टू फेस यूज़ हो रही है। मीन्स कि मुझे टोटल 380 वोल्ट्स मिलेंगे या 400 वोल्ट्स मिलेंगे। 240 यूज़ कर रहे हैं फेस टू न्यूट्रल, तो मुझे 440 वोल्ट्स मिल जाएंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ना कि फेस टू न्यूट्रल क्या होता है, फेस टू फेस क्या होता है। यस। चलिए, जब ये कर लिया तो फिर क्या करना है, लो पावर केबल आप डाटा एक्विजिशन को दे दें ताकि आपका डाटा एक्विजिशन ऑन हो जाए। ठीक है, और पावर ऑन कर दें। अच्छा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो अगर मैनुअल में आप रीड करें तो दी हुई है 220 वोल्ट के अगेंस्ट 367 ओहम्स यूज़ कर रही हैं। अब 367 ओहम्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनुअल के बिल्कुल एंड पर अगर आप जाएंगे तो टेबुलर फॉर्मेट में तमाम कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए हैं। कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्टली जाके चेक कर लें कि 367 ओहम्स की रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन पे बनेगी। जैसे 220 वोल्ट की लाइन में अगर आप चेक करें तो 367 ओहम्स ये है। इसके अगेंस्ट आपने स्विच 1 और 3 को ऑन करना है, और दूसरे सेट में तीनों स्विचेज ऑन है। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमें ये दो सेट पैरेलल कनेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, पावर ऑफ करना जरूरी है। आप मल्टीपल कलर की केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे ताकि आपको मीटरिंग के लिए आप डिफरेंट केबल यूज़ कर लें, सप्लाई के लिए आप डिफरेंट यूज़ कर लें। अच्छा, तीनों स्विचेज मैंने ऑन कर दिए और दूसरे सेट में स्विच 1 और स्विच 3 मैंने ऑन किया ताकि हमारी 367 ओहम्स की रेजिस्टेंस के बन जाए। मैनुअल में बताया हुआ है कि आपने प्राइमरी वाइंडिंग पे भी मीटर लगाया हुआ और सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी मीटर लगाया हुआ, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग की रीडिंग हम कोई ऐसा ले नहीं रहे, तो इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग पे मीटर ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब आपने ये सर्किट पैच कर लिया, पावर ऑन करें और साथ में मीटरिंग विंडो भी ऑन कर लें, और उसके साथ साथ टेबल भी ओपन कर लें। तो ये आपकी मीटरिंग विंडो आ गई टॉप से। रिफ्रेश कर लें इसको। इसके साथ ही आपको टेबल मिल जाएगा, डाटा डाटा टेबल। ठीक है, और हमने करंट I1 का मीटर नहीं लगाया। चलिए ठीक है, I1 हमें ज़रूरत भी नहीं है सच, बल्कि लगा लेते हैं, I1 हमें ज़रूरत पड़ेगा। सर ये आप वही टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जो लैब में ड्रॉ किया था, फॉर्म किया था? हाँ, ये बिल्कुल वही टेबल है।
I1 मीटर मिस हो गया था, मैंने वो भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकी सर्किट सेम वैसा ही है। अब आपने मीटरिंग विंडो ओपन की और इसके साथ डाटा टेबल ओपन किया और इसके साथ हमने क्या करना है, पावर को ऑन करें। अच्छा, ये टॉप पे आपको एक कर्सर मिलेगा और एक हैंड का सिंबल मिलेगा। जब हैंड का सिंबल है तो आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, किसी चीज़ को ऑन ऑफ या कोई वायर प्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वायर प्लेस करनी है, इक्विपमेंट प्लेस करना है या स्विचेज ऑन ऑफ करने हैं तो आपको एक कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पावर ऑन होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि वोल्टेज की नॉब को क्लिक करना है, तो आपको ये दिखा देगा वोल्टेज सिलेक्टर नॉब। इसको आप रोटेट करेंगे तो आपको वेरिएबल वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यूज लेनी है तो आप बटन्स के थ्रू भी इसको वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब डाटा टेबल हमने कैसे बिल्ड किया था, मैंने आपको बताया था सर कि आप जी जी सर इसमें जो आपने ट्रांसफार्मर यूज किया है वो कौन सा है? यहाँ पे जो इक्विपमेंट में ऑप्शन आ रहा है वो एक है सिंगल फेज और थ्री फेज। तो वो उसमें सिंगल फेज ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। अच्छा, चलें रिकॉर्ड डाटा टेबल बिल्ड करने का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपने रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी मीटर्स की रीडिंग रिकॉर्ड करनी है आपने। तो I2 और I3 मीटर आपको नहीं चाहिए, और भी चेक करें, बाकी मीटर्स को अनचेक कर दें और जो मीटर्स आपको चाहिए उनको ऑन कर लें। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग 0 पर आ गई और हमने रीडिंग कितने कितने पर लेनी है मैंने आपको बताया था, 20 वोल्ट के गैप के साथ लेनी है। तो अब आप चेक कर लें कि जो E3 मीटर है वो आपका पावर सप्लाई के पैरेलल में लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि E3 मीटर बताएगा कि 2020 का इंक्रीमेंट अब कितना इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो आपने E3 को चेक करते जाना है और रिकॉर्ड का बटन प्रेस करते जाना है। तो जैसे E3 पर अभी 21 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह इसको इंक्रीज करें E3 पर 40 वोल्ट के अराउंड, फिर रिकॉर्ड कर लें। जितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज लेंगे ग्राफ आपका उतना अच्छा बनेगा। अगर आप नोटिस करें तो जो E1 है, E1 वोल्टेज दिखा रहा है, जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी सीरीज में, E1 उसकी वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है और E2 वाइंडिंग की वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और I1 जो करंट है वो आपका एक्साइटेशन करंट है जो इस टाइम पे फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है ना इस चीज़ की जो हम काम कर रहे हैं अभी? यस सर। मैं E3 मीटर को मॉनिटर कर रहा हूँ। E3 पर मैं 20 वोल्ट का इंक्रीमेंट देख रहा हूँ और रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज से ऊपर जाकर आपका ट्रांसफार्मर सैचुरेट होगा। रेटेड वोल्टेज जो इस वाइंडिंग की जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट से जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर ट्रांसफार्मर सैचुरेट होगा। इसलिए फेज वाइंडिंग फेस टू फेस सप्लाई ली हुई है ताकि हम 440 वोल्ट तक जा सकें, और सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है ताकि हमारी वाइंडिंग भी डैमेज ना हो। एक्साइटेशन करंट जब ज़्यादा फ्लो करेगा तो वाइंडिंग डैमेज ना हो। और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपका एक्साइटेशन करंट, जब आप सैचुरेशन की तरफ जाएंगे तो आपका एक्साइटेशन करंट रेटेड करंट की तरफ जाना शुरू कर देगा। मींस कि आपका एक्साइटेशन करंट ज़्यादा होता जाएगा। हालांकि आपने कोई लोड नहीं लगाया हुआ सेकेंडरी साइड पर, लेकिन फिर भी आपका प्राइमरी का करंट बढ़ना ही शुरू हो जाएगा।
इनपुट वोल्टेज अभी मैंने 220 कर दी है, जो प्राइमरी वार्निंग है उसके ऊपर 195 वोल्ट्स हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 28 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है, और जो एक्साइटेशन करंट है वो 0.012 का आ रहा है। तो ये थ्रू आउट हमारा I1 कांस्टेंट रहेगा हमारा? नहीं, I1 चेंज हो रहा है, वो असल में 2 डेसिमल तक दिखा रहा है ना, और मीटर में अगर आप देखेंगे तो 3 डेसिमल में चेंजेस आ रही हैं। राइट सर। तो इसको हम कोई आपने डाटा टेबल में कोई चेंजेस ला सकते हैं कि अगर हमें इसको 3 डेसिमल में करना हो? हाँ नहीं, डाटा टेबल में आपको 2 डेसिमल में ही मिलेगा, चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं, 2 डेसिमल तक ही देगा ये, इसमें नहीं होंगी। राइट सर। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ना हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म करके वो रिकॉर्डिंग्स आपको सेंड करूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, और फिर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करके अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल जो हम रिजल्ट्स देखते हैं वैसे ही रिजल्ट्स देगा भी कि नहीं। ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये हमने डाटा टेबल बिल्ड कर लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पे E1 और वाई एक्सिस पे E2। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे ये ग्राफ जो आपका टर्न ले रहा है, पहले ठहरे मैं इसका कलर चेंज करूं पहले ताकि आपको आपका कलर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो आपका जो ग्राफ है पहले लीनियरली राइज कर रहा था, और लीनियरली राइज करते करते इसने स्ट्रेट होने शुरू कर दिया। तो आप इसमें से एक पॉइंट देख लें, जो जहाँ पे लेट सपोज ये वाला जो एक पॉइंट है 300 वोल्ट से थोड़ा सा नीचे है, तो ऑलमोस्ट 250 वोल्ट्स के ऊपर एज्यूम कर लें, तो 250 वोल्ट्स के बाद कर्व ने क्या करना शुरू कर दी, कर्व आपकी स्ट्रेट होने शुरू होगी, हॉरिजॉन्टल होने शुरू होगी, क्योंकि ये वो टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आपकी कोर सैचुरेट होने शुरू हो गई है, और अगर हम मजीद वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कर्व आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो जब वो कर्व स्ट्रेट लाइन जाने से पहले ही आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होने शुरू हो जाएगा, और उसमें आपको वाइब्रेशन और उसमें नॉइज, हमिंग नॉइज बहुत ज़्यादा सुनाई देगी।
क्योंकि आप रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा पर उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सैचुरेशन की कर्व है। प्रैक्टिकली कुछ लोगों ने परफॉर्म कर ली थी, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो इसको दोबारा परफॉर्म कर लें और रिपोर्ट में ऐड कर लीजिएगा। हाँ, ये चीज़ समझ आ गई आपको जो मैंने ग्राफ बनाया, ये कैसे बनाया और सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है आप लोगों ने? इस चीज़ में किसी को कोई इशू तो नहीं है सॉफ्टवेयर के यूज़ में? तो वो मेरा सॉफ्टवेयर चल नहीं सर रहा अभी तक तो तो नहीं है। एरर दे। चलिए, अगर इशू नहीं है तो ये वाला टास्क आप इस पर खुद परफॉर्म कीजिएगा। जिनका रह गया है वो इसको रिपोर्ट इसकी खुद बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके। और किसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा? अभी किसी ने मुझे बहुत किसी की आवाज़ आई थी, किसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा? सर कोई एरर देता है, आई डोंट नो क्या एरर। स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। ये अभी भी एज ए ग्रुप स्लैब सबमिट होंगी या अब इंडिविजुअल रिपोर्ट सबमिट करानी है? नहीं, ग्रुप ही सबमिट होंगे, ग्रुप में ही सबमिट करवाएं। तो मेरे पास ऐसा नहीं है स्क्रीन शेयर कर। अच्छा ठहरें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, फिर मैंने अपनी ऑफ कर दी, अब आप शेयर करें। ऑर्गेनाइजर आप हैं तो आप ही शेयर कर सकते हैं, और कोई मेरे पास नहीं आ रहा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने शेयर की हुई थी स्क्रीन। तो मैं वो चेक कर लेता प्रेजेंटर्स हूँ। है ना, तो अभी अटेंडी बन गया है तो इसलिए शेयर हो जाता है। यहाँ पर तो सबको अलाउ किया हुआ है, सब लोग शेयर कर सकते हैं। खैर चलें, आप वैसे बता दें इशू क्या, वो एरर क्या दे रहा है? पता है सर, कोई फॉन्ट साइज की बात करता है कि फॉन्ट साइज आपका मैच नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ। सर वो अच्छा, आपने ग्राफिक्स के जो आपके ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे। आप वो इंटेल के ग्राफिक्स के ड्राइवर या जो भी आपके लैपटॉप के सूटेबल ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉलेशन की करें, ताकि सपोर्ट कर, क्योंकि ये ग्राफिक्स मेमोरी उसके लिए चाहिए। आप ये 3D रेंडरिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए, ग्राफिक्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। इसमें इसको अपना सेटिंग में जाके ना अपनी रिकमेंडेशन जो इसके ग्राफिक टेक्स्ट है उसको 100% करना होता है। ये पहले सबका एरर आ रहा था, तो 100% उसको करना पड़ता है। तो ये अगर डिस्प्ले सेटिंग में जाके उसको 100% करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, एरर नहीं आएगा फिर ये फॉन्ट साइज नहीं, में। मैंने 100 किया उसके बाद किया सही। नहीं, आप जब उसको ओपन करते हैं तब वो एरर देता है, या ओपन हो जाता है उसको कुछ रन करने की, कुछ एक्सपेरिमेंट करने नो की सर, कोशिश वो करते हैं तब एरर आता है? ओपन ही नहीं होता सर। वो कहता है ओपन करता ही नहीं है, कहता है फॉन्ट साइज में। अच्छा, फिर आप वो चेक करें, आप अपने ग्राफिक्स के ड्राइवर्स चेक करें वो इंस्टॉल हैं कि नहीं, और ऐसा जिसमें कोई इशू हो नहीं सकता।
अच्छा, ये पार्ट तो हो गया, ये तो पिछली लैब का टास्क था। ये बेसिकली लैब नंबर 6 के ही पार्ट हैं, जो टर्न्स रेशो वाला पार्ट था। उसके बाद ये सेकंड पार्ट ये वाला था सैचुरेशन का, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है पोलैरिटी का। पोलैरिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाइंडिंग की पोलैरिटी से क्या मुराद है, ये थ्योरी में आपने पढ़ा है कि डॉट पोलैरिटीज क्या होती हैं। अभी यस तक नहीं सर। पढ़ा आपने? डॉट करना डॉट पोलैरिटीज क्या होती हैं कि लेट्स सपोज आपके टेंशन पास पड़ी थी। एक, जैसे अभी आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर कि डॉट इसकी टॉप वाली साइड पर है, पॉइंट नंबर 1 की साइड पर इसका डॉट इंडिकेट किया हुआ है। तो इससे क्या मुराद है कि जब आपने पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है तो इस डॉट वाली साइड पे आप फेज अगर कनेक्ट करें तो करंट आपका इस डॉट की तरफ इनवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, लेट्स सपोज 3 एंड 4 की जो वाइंडिंग है, इस पर भी डॉट अपवर्ड शो किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे करंट मेजर करेंगे तो इस डॉट से करंट आउटवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है। वैसे तो साइनसॉइडल करंट है, इसमें तो डायरेक्शन कोई हम स्पेसिफिक नहीं कहते, इसमें हम फेज की बात करते हैं, ठीक है। तो डॉट्स अगर एक साइड पर हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों वाइंडिंग्स जो हैं वो इन फेज हैं। अगर डॉट्स ऑपोजिट साइड्स पे हो तो फिर हम कहते हैं कि दोनों वाइंडिंग्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। अब ये इन फेज और आउट फेज से अगर हम सिंगल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स यूज कर रहे हैं और वो पैरेलल में हमने कनेक्ट करने हैं तो फिर इफेक्ट होता है। और अगर हम 3 फेज कनेक्शन कर रहे हैं उसमें भी इफेक्ट होता है। स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन जब हम बनाएंगे तो उसमें भी अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो आपके जो 120 डिग्री का फेज एंगल 3 फेज सिस्टम में एग्जिस्ट करता है वो चेंज हो जाएगा। वो 120 प्लस 180 हो जाएगा या 120 माइनस 180 हो जाएगा, तो वो 120 डिग्री एंगल फिर वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। वो फिर सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। बहरहाल इसको चेक करने का मेथड ये है कि आपको कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि डॉट पोलैरिटी किस तरफ है। कोई भी ट्रांसफार्मर आप उठाएंगे ना लोकल मार्केट से, तो हो सकता है जो अच्छी कंपनी है वो मेंशन कर दें, लेकिन आमतौर पे मेंशन नहीं होता। तो ये डॉट पोलैरिटीज आप खुद चेक कर सकते हैं। अब वो चेक करने का तरीका क्या है कि लेट सपोज ये डॉट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, आपको नहीं मालूम कि ये डॉट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी, आप खुद से एजम्पशन ले लेते हैं कि जिस साइड पर आपने फेज वाली वायर कनेक्ट की है वहां पर डॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरी एजम्पशन ये ली जाती है कि फेज वाली वायर से करंट आउटवर्ड फ्लो करेगा, न्यूट्रल वाली वायर से करंट रिटर्न आएगा, ठीक है। वैसे तो साइनसॉइडल में टू एंड फ्रो करंट फ्लो करता है, लेकिन अब ये एजम्पशन डॉट डॉट पोलैरिटीज चेक करने के लिए ये एजम्पशन ले लेते हैं कि फेज से हमेशा करंट आउट फ्लो करेगा, न्यूट्रल से हमेशा करंट रिटर्न आएगा। तो जब फेज से करंट आउट फ्लो कर रहा है तो प्राइमरी साइड पे जो डॉट है वो क्या बताता है कि हमेशा प्राइमरी साइड के डॉट से करंट ने इनवर्ड वाइंडिंग की तरफ फ्लो करना है। तो जिस जगह पे आपने फेज लगा दिया उस जगह पे आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे डॉट अब एग्जिस्ट करता है क्योंकि करंट यहाँ से इनवर्ट फ्लो करेगा अब, ठीक है। तो जैसे अभी इस सिनेरियो में आपका ये फेज कनेक्टेड है और नीचे न्यूट्रल कनेक्टेड है, फेज वाली साइड से करंट इनवर्ट फ्लो करेगा वाइंडिंग 1 की तरफ और 2 से रिटर्न होगा करंट न्यूट्रल की तरफ, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से खुद से एजम्पशन ले ली, चूंकि मैंने फेज को कनेक्ट किया हुआ है वाइंडिंग नंबर 1 की तरफ, तो इसका मतलब है कि जो आपका डॉट है वो है वाइंडिंग 1 की तरफ, पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ये आपने खुद से एजम्पशन ले ली। अब इसको रेफरेंस लेके आप चेक करेंगे कि वाइंडिंग नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ये जो 4 वाइंडिंग्स दी हुई हैं इनके डॉट पोलैरिटीज क्या क्या हैं, इनके डॉट कन्वेंशन क्या है, ये वाइंडिंग इन फेज है या आउट ऑफ द फेज है। तो आपने एज्यूम कर लिया वाइंडिंग 1 के लिए कि पॉइंट नंबर 1 पे डॉट है, इसको रेफरेंस लेके पॉइंट नंबर 3 को चेक करेंगे, तो अगर तो वो फेजर एनालाइजर में 0 डिग्री पर आपको मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो इन फेज है। अगर वो फेजर एनालाइजर में 180 डिग्री ऑपोजिट फेज पे मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ द फेज है, ठीक है। पहले ये चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ।
बहुत सिंपल सी लैब है ये, इसमें परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले आपको एक पावर सप्लाई चाहिए और एक ट्रांसफार्मर चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर लेते हैं, और इसके साथ हमें डाटा एक्विजिशन मॉड्यूल चाहिए बस। मैंने भी आपको ये बताया कि अभी ये जो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है इसमें कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि किस साइड पे आपकी डॉट पोलैरिटी है, तो आप खुद से अज्यूम कर लें। चूँकि मैं फेज वाली वायर उठा के वाइंडिंग नंबर पॉइंट नंबर 1 पे कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि मैंने खुद से अजम्पशन ले ली है कि ये वाला पॉइंट अब डॉट वाली साइड अब इस पॉइंट पर है। मींस डॉट से मुराद ये होती है कि जिस पॉइंट पे आप डॉट अज्यूम करते हैं वो वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल से मुराद की वो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको मैं अगर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करूं तो इसका मतलब है कि ये लो पोटेंशियल पे है, या यूँ समझ लें कि न्यूट्रल के साथ इस साइड पे डॉट पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी इस केस में मैंने अजम्पशन ले ली कि मेरी डॉट पोलैरिटी पॉइंट 1 की तरफ है, ठीक है। अब मैंने मीटर्स कनेक्ट करने हैं। मीटर्स कनेक्ट करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो गलत नहीं कनेक्ट करना है। जैसे अब E1 मीटर के ऊपर आपको रेड और ब्लैक दो प्रोब्स नज़र आ रही हैं, तो रेड वाली प्रोब हमेशा हाई पोटेंशियल पे लगेगी। अब हमारे केस में हाई पोटेंशियल पॉइंट 1 और 2 में से कौन सा है? हाई पोटेंशियल हमारा पॉइंट 1 है, 1 ठीक है। तो मैं रेड वाली लीड उठा के पॉइंट नंबर 1 पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसी तरह जो ब्लैक वाली लीड है ये उठाकर मैं पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वो लो पोटेंशियल है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप यहाँ पे E1 मीटर को रिवर्स कनेक्ट कर देंगे और तो आपकी जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये कन्वेंशन याद रखें कि जब भी मीटर्स आपने कनेक्ट करने हैं वो हमेशा ऐसे कनेक्ट करें कि रेड प्रॉब उसकी कनेक्टेड हो आपकी हाई पोटेंशियल वाली साइड पे, और ब्लैक वाली प्रॉब कनेक्टेड हो आपकी लो पोटेंशियल वाली साइड पर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? हमने सप्लाई कनेक्ट की पॉइंट नंबर 1 पे, और 2 पर हमने 1 को कनेक्ट किया था फेज के साथ, 2 को कनेक्ट किया था न्यूट्रल के साथ। इसका मतलब है कि 1 को हमने हाई पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया तो 1 पर हमने डॉट पोलैरिटी एज्यूम कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है? मीटर कनेक्ट करने थे, तो मीटर में से जो रेड वाली लीड है वो कहाँ कनेक्ट की? हाई पोटेंशियल पे, और ब्लैक वाली लीड कनेक्ट की लो पोटेंशियल पे। सिमिलरली जिस भी वाइंडिंग की मैंने सेकेंडरी साइड पे चेक करनी है पोलैरिटी, उसके साथ भी मैं यही काम करूँगा। लेट्स सपोज E2 मैं यूज़ करता हूँ। अब सेकेंडरी साइड के लेट्स सपोज मैं टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ, वाइंडिंग नंबर 5 और 6 की मैं पोलैरिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। तो 5 से लेकर 6 तक इसके बीच में जो वाइंडिंग है, इसमें मैं एज्यूम करता हूँ कि 5 के ऊपर मेरी डॉट पोलैरिटी है। मैंने एजम्पशन ली, ठीक है। इसका मतलब है कि जो E2 मीटर है इसकी जो रेड प्रॉब है ये कहाँ लगेगी? पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, क्योंकि मैंने एजम्पशन ली है कि हो सकता है 5 के ऊपर डॉट पोलैरिटी हो। कंफर्म नहीं है मुझे, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। इसी तरह जो रेड वाली प्रोब है इसको उठा के पॉइंट नंबर 6 पे आप कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये मैंने खुद से एजम्पशन ली है कि हो सकता है कि ये पॉइंट नंबर 5 पे डॉट पोलैरिटी हो, और 1 पे भी मैंने खुद से फोर्सफुली एज्यूम किया था कि 1 के ऊपर मैंने हाई पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि डॉट यहाँ पे मौजूद है, वो तो श्योर हो गया। लेकिन 5 और 6 वाइंडिंग का मुझे नहीं मालूम अभी, तो उसके लिए अभी मैं उसको चेक करूँगा फेजर एनालाइजर के थ्रू। लो पावर इनपुट इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पावर ऑन करें। अच्छा, इसकी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको लाजमी नहीं है कि आप 220 वोल्ट तक जाएं। थोड़े से भी वोल्टेज अगर आप दे देंगे तो उससे भी आपकी पोलैरिटी सेम, आपकी पोलैरिटीज मेजर हो जाएंगी, फेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आपने जितने मर्जी रखे हों फेज आपको सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे भी मैंने वोल्टेज कितने रखे हुए हैं, 38 वोल्ट्स रखे हुए हैं, और अगर मैं फेजर एनालाइजर ओपन करूं तो
तो ये फेजर एनालाइजर है, इसको रिफ्रेश करें और मीटर सेलेक्ट करें। तो मैंने प्राइमरी को रेफरेंस लेके सेकेंडरी की पोलैरिटी मेजर करनी है। तो E1 रेफरेंस वोल्टेज देख लें, E1 रखी हुई है, तो डिस्प्ले पर मैंने E1 और E2 दोनों प्लेस कर दिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे फेजर एनालाइजर में ये दोनों चीज़ें दिखा रहा है सिंगल लाइन के ऊपर, 0 डिग्री फेज के ऊपर। और यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो AC वोल्टेज वो दिखा रहा है 39-38 वोल्ट, फेज दिखा रहा है 0, 0.1, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 50-50। इसका मतलब है कि ये दोनों वाइंडिंग्स क्या हैं, इन फेज हैं, क्योंकि फेजर एनालाइजर ने बता दिया कि इन दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन ली है वो एजम्पशन बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, लेट सपोज अगर आप मीटर रिवर्स में कनेक्ट करते हैं फिर क्या होगा, मीटर उल्टे करके। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि असम्पशन लेनी है कि 0.5 जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, 6 जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो इसीलिए मैंने 5 के ऊपर रेड प्रॉप लगाई थी मीटर की और 6 के ऊपर ब्लैक प्रॉप लगाई थी। और इसको अब हमने जब मीटरिंग विंडो में चेक किया तो वो चीज़ वेरीफाई भी हो गई, क्योंकि दोनों का फेज 0 दिखा रहा था फेज डिफरेंस। लेकिन अगर मैं मीटर ही रिवर्स में कनेक्ट कर दूं फिर क्या होगा। 5 को मैंने हाई पोटेंशियल हमने वेरीफाई किया हुआ क्या, 5 हाई पोटेंशियल पे है, लेकिन मैंने इस पर ब्लैक प्रॉप लगा दी और जो रेड प्रॉप है मैं दूसरी साइड पर लगा देता हूँ जो कि इन एक्चुअल लो पोटेंशियल है। ठीक है, अब आप इसको रन करेंगे तो फिर देखिएगा क्या चीज़ डिस्प्ले में आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप अगर गौर करें तो फेज में वो क्या दिखा रहा है, -180 डिग्री। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन फेज क्या हो गया, वो अपोजिट हो गए हैं। रेड वाला जो E1 फेज है वो 0 पर है और जो ग्रीन वाला जो E2 फेज है वो कहाँ पर है, 180 डिग्री पर है। अब चूंकि हमने मीटर ही उल्टा लगा दिया तो मीटर अपनी रीडिंग गलत ले रहा है। ठीक है, इन एक्चुअल वाइंडिंग्स जो है वो इन फेज हैं, लेकिन चूंकि आपने मीटर उल्टा लगाया तो आपको रीडिंग जो है वो गलत मिल रही है। तो इसीलिए एक ही कन्वेंशन हमेशा फॉलो करें, हमेशा मीटर की जो रेड प्रॉप है वो हाई पोटेंशियल पर लगाएं और जो ब्लैक प्रॉप है वो लो पोटेंशियल पर लगाएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ तक किसी को कुछ इशू तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। बताया करें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो रिपीट कर लेते हैं। नहीं सर, आ रही है। अच्छा सर, साकिब आप भी ऑनलाइन है? सर अटेंडेंस ले लें। ले लेते हैं, अटेंडेंस भी ले लेते हैं। ये जो ये पोलैरिटीज़ आपने इसमें से आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद आपने जो चीज़ नेक्स्ट जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि अगर आप दो वाइंडिंग्स को सीरीज़ में ऐड करना चाहें और सेम पोलैरिटीज़ के साथ ऐड करें तो फिर क्या होगा, और इसी तरह अगर दोनों वाइंडिंग्स को ऑपोजिट पोलैरिटीज़ के साथ ऐड करना चाहें तो फिर क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी लैब टास्क के अंदर चलें तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा वाइंडिंग 1 और 2 के अगेंस्ट मीटर कनेक्ट किया, वाइंडिंग 5 और 6 के अगेंस्ट मीटर कनेक्ट किया और चेक किया कि दोनों वाइंडिंग्स E1 मीटर के साथ इन फेज हैं या आउट ऑफ द फेज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि 1 और 5 को जब आप शॉर्ट कर देते हैं और 2 और 6 पर वोल्टेज मेजर करें तो क्या मिलेगा। अगर तो आपके डॉट्स, लेट सपोज 3 का डॉट यहाँ पर था
प्राइमरी का डॉट यहाँ पर था, सेकेंडरी का डॉट भी पॉइंट 1 की तरफ था, और इस तरह सेकेंड सेकेंडरी वाइंडिंग का डॉट भी पॉइंट नंबर 5 पर था, और फिर आपने 1 और 5 को यूं शॉर्ट कर दिया, और आप चेक करना चाहते हैं कि पॉइंट नंबर 6 और 2 के बीच में वोल्टेज क्या आते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या वोल्टेज मिलेंगे, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया हो इस बारे में? अच्छा, लगता है किसी को आइडिया नहीं। चलें, इसको आप अगर मॉडल करें डीसी बैटरीज के सूरत में, तो ये मैंने बैटरीज बनाई हैं, तो आपके पास दो बैटरीज हैं, दोनों की हाई पोटेंशियल टॉप वाली साइड पे हैं, लो पोटेंशियल बॉटम वाली साइड पे हैं। तो अगर आप दोनों की हाई पोटेंशियल को क्या करें, कॉमन कर दें, और लो पोटेंशियल के साथ मीटर लगा के चेक करें, तो आपको यहाँ पे क्या वोल्टेज मिलेंगे, ये तो बता दें। इस केस में यहाँ पे क्या वोल्टेज मिलेंगे, दोनों बैटरीज के वोल्टेज एडअप होके मिलेंगे या सब्ट्रैक्ट होके मिलेंगे? सब्ट्रैक्ट होके मिलेंगे। सब्ट्रैक्ट होके मिलेंगे, क्योंकि दोनों बैटरीज आपस में कैसे लगी हुई हैं, दोनों के हाई पोटेंशियल आपस में कॉमन है, सीरीज में आपने कनेक्ट किया, लेकिन ये सीरीज में ऐड नहीं हो रहे, ये सीरीज में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सीरीज अपोजिंग। और इसी तरह अगर आप इसको अपोजिट कनेक्ट कर दें, लेट्स सपोज के जो पॉजिटिव है इसको उठाकर दूसरी बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट कर दें, और फिर आप वोल्टेज मेजर करें रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स पे, तो अब आपको क्या वोल्टेज मिलेंगे, ऐड होकर मिलेंगे या सब्ट्रैक्ट होकर मिलेंगे? ऐड होगा। अब ऐड होकर मिलेंगे। अभी भी ये दोनों बैटरी सीरीज में है, लेकिन अब ये सीरीज एडिंग में है। ठीक है, अब ये दोनों वोल्टेजेस ऐड अप हो रही हैं। तो ये पोलैरिटीज़ इसीलिए ज़रूरी हैं कि आपको पोलैरिटीज़ पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जब आपने मल्टीपल वाइंडिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना हो तो आप पोलैरिटीज़ को देखकर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इससे आपको वोल्टेजेस फिर सही मिलेंगे। जैसे अगर आप गौर करें तो जो आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, जो सेंटर वाली वाइंडिंग है इस पे देखें तो 3 वाइंडिंग्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जो बॉटम वाली वाइंडिंग है इस पे 2 वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और हर एक वाइंडिंग की वोल्टेज ऊपर लिखी हुई है 208, 152, 56, और टोटल जब आप करेंगे तो आपको 380 वोल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह जो नीचे वाली वाइंडिंग है इस पे 120 और 120 लिखा हुआ, लेकिन जब आप टोटल मेजर करते हैं तो 220 मिलता है। तो इसमें जो डॉट्स हैं इनके ऑपोजिट साइड पे कनेक्टेड है। 5 और 9 के बीच में जो डॉट है वो पॉइंट नंबर 5 की तरफ है, और 9 और 6 के बीच में जो डॉट है वो पॉइंट नंबर 9 की तरफ उसका डॉट है। ठीक है, तो जब आपने सीरीज कनेक्शन करना है और वोल्टेजेस को ऐड करना है, तो फिर आपका डॉट क्या होगा, वो ऑपोजिट साइड पे कनेक्ट होंगे, सीरीज एडिंग इसको कहेंगे। और जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, सेम डॉट्स एक साइड पर कर दिए, तो ये आपका सीरीज अपोजिंग बन जाएगा, आपके वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है जब आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर्स बनाएंगे या मल्टीपल टैपिंग्स करेंगे, जैसे ये अभी 7 और 8 पॉइंट हैं, ये दो वोल्टेजेस निकाले हुए। इसी तरह जो 9 पॉइंट है ये एग्जैक्टली सेंटर टैप हुआ है। तो ये डॉट पोलैरिटीज फिर यहाँ पर आपको काम आती है। क्लियर है ये चीज़? यस सर। किसी को इस चीज़ में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, रिपीट कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल बैटरीज की एग्जांपल की तरह ही है। तो इस टास्क में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस टास्क में फिर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, वोल्टेजेस मेजर करने हैं, और फिर वो आपको कहेगा कि 2 और 6 के बीच से मेजर करके बताएं क्या वोल्टेज आ रहे हैं। और इसी तरह फिर आपको वो बोलेगा कि 1 और 5 का सर्किट ओपन करें, 1 और 6 को शॉर्ट करें, और 2 और 5 पर वोल्टेज मेजर करके बताएं वो क्या वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको यह सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। एक के केस में वोल्टेजेस आपके ऐड अप हो जाएंगे और दूसरे के केस में वोल्टेजेस आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एंड पे वो आपसे पूछेगा कि ये इन फेज है या आउट फेज है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर वो ऐड अप हो रहे हैं
आउट ऑफ द फेज होंगे तो ऐड अप होंगे, इन फेज होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये था टास्क नंबर 3 लैब 6 का। और अभी लैब 6 के 2 से 3 टास्क अभी मजीद रहते हैं जो भी हमने करने हैं। टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, छोटे छोटे से, इतने लेंथी टास्क नहीं है। ट्रांसफार्मर रेगुलेशन, रेगुलेशन का कोई आइडिया है आप लोगों को? नो लोड वोल्टेज क्या होगी, फुल लोड वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा थ्योरी में आप लोगों ने? और पढ़ा है अच्छा, कोई बताएं क्या होती है वोल्टेज रेगुलेशन? सर, रिवाइज करने वाला है, थोड़ा सा भूल गया। चलो मैं बता देता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली ये होती है कि आप एक ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट ले रहे हैं सेकेंडरी साइड से, आप उस आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएं, या इन अदर वर्ड्स आप उससे पावर आउटपुट ज़्यादा लेते जाएं। तो जितनी ज़्यादा आउटपुट पावर आप उससे ज़्यादा लेंगे, इतना इंटरनल लॉस उसका ज़्यादा आएगा और इतनी ही आउटपुट वोल्टेज आपको कम मिलेगी। ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, आपकी वोल्टेजेस आप अपना लोड बढ़ाते जाएंगे, आपकी वोल्टेज ड्रॉप करती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी पावर तो कांस्टेंट है और इंटरनल लॉसेस जो ट्रांसफार्मर्स के होते हैं, सोर्सेज के जो इंटरनल लॉसेज होते हैं, उनकी वजह से आपको क्या मिलेगा कि वोल्टेजेस आपके ड्रॉप करते जाएंगे। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास हमेशा जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हम आइडियल सोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हर सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस शो की जाती है जिसको हम कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस। और इसको इस तरह से शो किया जाता है मॉडलिंग में। ठीक है, ये अब आपके पास एक सोर्स है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एस। ठीक है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है और पीछे आपके पास ये एसी सोर्स है। और जब आप इसके आगे लोड लगाएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज रेजिस्टिव लोड लगा रहे हैं, तो अब इससे होगा क्या, अगर तो जो आपका लोड है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी तो आप मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है आपने पढ़ा होगा ईसीए में कहीं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जब दोनों इक्वल होंगी तो आप मैक्सिमम पावर आउटपुट ले सकते हैं सोर्स में से। तो जो सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो बहुत स्मॉल होती है, तो जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि लोड की रेजिस्टेंस है वो भी है, जब आप डिक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट आएगा कि दोनों मैच कर जाएंगी, उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे आप मैक्सिमम पावर ले रहे होंगे। ठीक है, उसके आगे और उसके पीछे दोनों साइडों पे आपके पास पावर जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। इसका ग्राफ जो बनता है वो यूं बनता है कुछ, इस सेंटर में मैक्सिमम होगा और लेफ्ट टू राइट मिनिमम होगा, और ये जो सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर वाले पॉइंट पे आपकी जो रेजिस्टेंस है लोड की वो इक्वल होगी रेजिस्टेंस आपके सोर्स के। अब इसकी वजह क्या है, आप जितना लोड बढ़ा रहे हैं, मींस कि आप जितनी रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं लोड की, तो करंट आप ज़्यादा ले रहे हैं ना अपने सोर्स में से, तो जितना करंट आउटपुट आप ज़्यादा लेंगे सोर्स में से, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा आएगा। और वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक कुछ ड्रॉप आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो बकाया वोल्टेज आपको क्या मिलेंगे, आउटपुट पर मिलने लग जाएंगे। और जब करंट आपका ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इंटरनल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेंगे आपको। ठीक है, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसी वजह से जो जो इम्पिडेंस मैचिंग जिसको कहते हैं हम ट्रांसफार्मर्स में भी एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं, वो भी यही कॉन्सेप्ट है, स्पीकर्स के साथ यूज़ किया जाता है जो। तो अब हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल लॉसेस हैं, उन इंटरनल लॉसेस की वजह से आउटपुट वोल्टेज आपके डिक्रीज करते जाएंगे अगर आप करंट आउटपुट ज़्यादा लेते जाएंगे। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला है,
वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, आइडियली क्या होनी चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन 0 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज रेगुलेशन आपकी पॉजिटिव आएगी और कैपेसिटिव के केस में वोल्टेज रेगुलेशन आपकी नेगेटिव आएगी। अच्छा, इसका जो एक्सपेरिमेंट है बड़ा सिंपल सा है। ट्रांसफार्मर की आपने प्राइमरी पर वोल्टेज अप्लाई करने हैं। ठीक है, E1 से उसको मॉनिटर करते जाना है और सेकेंडरी साइड पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाई है और E2 से उसको मॉनिटर करते जाना है और I2 उसका करंट मॉनिटर करते जाना है। एक दफ़ा आपने ये काम करना है रेजिस्टिव लोड के साथ और फिर आपने यही काम करना है कैपेसिटिव लोड के साथ, फिर आपने यही काम करना है इंडक्टिव लोड के साथ। तो आप 220 वोल्ट वाली रीडिंग्स यूज़ कर लें। तो जब आप रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं तो पहली रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे वो आपको टेबल में दी हुई है 4400, फिर रेजिस्टेंस चेंज करके 2200, फिर 1467, 1100 और 880। तो ये 5 रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आपने चेंज करते जाना है और टेबल में वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते जाना है। और फिर आपने जाके क्या करना है, रेजिस्टेंस वर्सेस वोल्टेज आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है या फिर करंट वर्सेस वोल्टेज आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका करंट है कि जितना ज़्यादा आप करंट आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं उतनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप करती जा रही है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपने वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला पुट करके जो फाइनल वाली वैल्यू है ये आपकी फुल लोड है, तो इस फुल लोड की वोल्टेज और नो लोड की वोल्टेज की कौन सी होगी, जो ओपन सर्किट वोल्टेज आप मेजर करेंगे। ठीक है, और इस फार्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम आपने कैपेसिटिव के साथ भी करना है, यही काम आपने इंडक्टिव के साथ भी करना है। टेबल जो है सबके लिए सेम फॉलो होगा, इम्पिडेंसेस की वैल्यू सबके लिए सेम फॉलो होंगी। मैं एक टास्क आपको करके दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस वाला, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। कुछ समझ आइए जो भी मैंने लेक्चर दिया सारा। रिप्लाई किया करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कुछ समझ आ रही है आप लोगों को। सर वो जो पिछले मैनुअल इसके अलावा जो सारे होंगे वो हमने नहीं करने चाहिए अपनी वेबसाइट से जो आप बता रहे हैं लिंक से, यहीं से हमने ये वाला जो मैनुअल है यहाँ से सर ये आगे हाँ, काम आपने करना। अब आगे आगे थ्रू आउट ऑफ द सेमेस्टर आपने यही मैनुअल फॉलो करने हैं, पुराने मैनुअल फॉलो नहीं करेंगे। तो सर ये जो आज वाली लैब है लैब 6 है शायद, ये 7 है 6 है, पता नहीं सर याद नहीं मुझे। तो सर इसमें टोटल कितने टास्क परफॉर्म करने हैं हमने? इसमें पहला टास्क, एक सेकंड, टास्क आपके सारे वही हैं जो पुराने मैनुअल के अंदर थे। ठीक है, बस परफॉर्म कैसे करने हैं वो आप इस मैनुअल के थ्रू देखेंगे। मैं ये मैनुअल अपडेट करके आपको भेजूंगा। जो टास्क का जो सीक्वेंस है ना वो पुराने मैनुअल का ही फॉलो होगा, बस उनका जो मटेरियल है वो मैंने चेंज कर दिया बीच में से। ओके सर। सर लैब मैं 6 आपका किसके पुराना लिए है? वाला लैब 6 मैनुअल जी सर फर्ज करें अगर कहीं पे कंफ्यूजन आती है तो सर हम आपको टीम्स पे मैसेज कर देंगे सर ये मसला आ रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। चलो ठीक है सर, ये तो गुड हो गया। टीम्स पे इतना ज़्यादा मैं ऑनलाइन होता भी नहीं हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें, कोई इशू नहीं है। सर आप अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर देना टीम ग्रुप में।
व्हाट्सएप अपना शेयर कर दिया, आप लोग बेशक डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पर, मुझे कोई इशू आता है तो। अच्छा, अभी मैं ये पैच कर रहा हूँ सर्किट, इसको साथ साथ समझते जाएं क्योंकि ये चीज़ आपने फिर खुद से भी करनी है। मैंने पावर सप्लाई से इनपुट एक लीड कनेक्ट की एम्पेयर मीटर को, और एम्पेयर मीटर से एक लीड निकाल कर प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दी, और प्राइमरी वाइंडिंग से रिटर्न वापस न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये प्राइमरी के कनेक्शन हो गए। फिर आपने क्या करना है, सेकेंडरी के कनेक्शंस करने हैं। और सेकेंडरी साइड पर आपने क्या करना है कि लोड लगाना है इस दफ़ा, रेजिस्टिव लोड। तो ये आपके पास रेजिस्टिव लोड भी लगा हुआ है, तो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं। और रेजिस्टिव लोड आपको मल्टीपल ज्वाइन करने पड़ेंगे क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो कम्बिनेशंस के थ्रू आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छा, अब आप जब भी आप पैचिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली भी जब आप परफॉर्म करेंगे लैब में, हमेशा कोशिश ये करें कि पहले अपना सर्किट बाकी कंप्लीट कर लें, वोल्ट मीटर्स को छोड़ दें। जब आपका सर्किट कंप्लीटली पैच हो जाए सारे के सारा, उसके बाद वोल्ट मीटर्स कनेक्ट करें। इससे आपका सर्किट नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक है, तो एक एम्पेयर मीटर उस पर भी आपने सेकेंडरी साइड पर भी कनेक्ट करना है। ठीक है, अब आप वोल्ट मीटर्स कनेक्ट कर लें। वोल्ट मीटर्स के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। E1 वोल्ट मीटर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग का है या पावर सप्लाई का, एक ही बात है। और E2 जो वोल्ट मीटर है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दें या फिर बेशक आप अपनी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो कनेक्शन मैंने क्या किया, पहले पावर सप्लाई से वायर लेके कनेक्ट की एम्पेयर मीटर में, और एम्पेयर मीटर से निकाल कर प्राइमरी वाइंडिंग की इनपुट कर दी और रिटर्न कर दिया न्यूट्रल। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग से यही फॉलो किया, सेकेंडरी वाइंडिंग से वायर लेके एम्पेयर मीटर को कनेक्ट की, एम्पेयर मीटर से निकाल कर लोड को, और लोड से निकाल कर वापस सेकेंडरी वाइंडिंग को रिटर्न कर दी, और फिर वोल्ट मीटर्स पैरेलल में कनेक्ट कर लिए। लो पावर इनपुट दे देते हैं इसको। अच्छा, अब हमने करना क्या है, रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज पिकअप करनी है। पहली वैल्यू कौन सी है, वो 4400 है। ठीक है, तो 4400 तो हमें इजीली अवेलेबल है यहाँ पर, तो 4400 का स्विच ऑन कर दें, और पहली रीडिंग हम ले लेते हैं ओपन सर्किट, और फिर उसके बाद हम अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। तो डाटा टेबल ओपन कर लेते हैं साथ में। 220 वोल्ट सेट कर दें एक दफ़ा, इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सॉरी, मैंने स्विचेस को ऑन कर दिया, ये ऊपर की तरफ ऑफ होते हैं। अच्छा, स्विचेस मेरे सब ऑफ हैं, तो चूंकि 1:1 का ट्रांसफार्मर है, तो 220 के गेन्स ऑलमोस्ट 220 मुझे मिल रहे हैं। एक्साइटेशन करंट आपका फ्लो कर रहा है I1 की तरफ। I2 को ऑन कर दें तो अभी करंट 0 है क्योंकि आपके स्विचेस सब ऑफ हैं। कोई भी एक स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। खैर, ये अब आपकी क्या आ रही है, ओपन सर्किट वोल्टेज आ रही है। ठीक है, डाटा टेबल में रिकॉर्ड करें इसको। हम E3 यूज़ नहीं कर रहे। ओके, ये फर्स्ट रीडिंग ले ली। सेकंड रीडिंग कौन सी थी, हमने 4400 का लोड कनेक्ट करना है, तो 4400 का स्विच ऑन करें और रिकॉर्ड कर लें।
नेक्स्ट रीडिंग कौन सी है, वो 2200 की है। तो यहाँ पर चेक करें 2200 का स्विच, 2200 तो नहीं है, हमें 2400 मिल रहा है। ट्वेंटी टू हंड्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेबल गलत फॉलो कर रहे हैं, सॉरी। हमने जो टेबल फॉलो करना है वो 240 वाला फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज उसमें दी हुई हैं वो 240 वाली हम यूज़ कर लेंगे, वो हमें इजी रहेगा। वो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, आप 220 वाला कर लें या 240 वाला कर लें। तो फर्स्ट रीडिंग जो हमने लिया वो 4800 की ली है, सेकेंड रीडिंग हम लेंगे 2400 के लिए, ठीक है। तो 4800 को ऑफ कर दें, 2400 को ऑन कर दें और डाटा टेबल में रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग कौन सी है, 1600 पे। अब 1600 अवेलेबल नहीं है तो इसकी कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन आप मैनुअल के एंड पर अगर जाएं तो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। 1600 के लिए क्या है वो देख लेते हैं। सिक्सटीन 1600 के लिए हमें दोनों पैरेलल में करने पड़ेंगे, स्विच 1 एंड स्विच 2। तो स्विच 1 और स्विच 2 दोनों पैरेलल में करें और रीडिंग रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हमने कौन सी लेनी थी, इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है 1200। 1200 भी अवेलेबल नहीं है, 960 भी अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों के लिए भी हमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो चेक कर लेते हैं 1200 टू 960 के लिए कौन से कॉम्बिनेशन यूज होंगे। इसमें अगर आप चेक करें तो जो 1200 है, 1200 के लिए स्विच नंबर 3 ऑन होगा, और जो 960 है उसके लिए स्विच नंबर 1 एंड 3 दोनों ऑन होंगे। तो 1200 के लिए पहले हम 1200 तो अवेलेबल है, स्विच नंबर 3 ऑन करें और रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दें। अगेन 960 के लिए आपने स्विच नंबर 1 और 3 दोनों ऑन करने हैं, इन दोनों को ऑन करें और रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दें। अब आपकी रेजिस्टिव लोड के लिए सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप इस टेबल में भी चेक करें तो आपकी जो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रही है जैसे ये करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे I1 को रख लें या I2 को रख लें, एक जैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। I2 को रख लेते हैं। तो जब आप I2 वर्सेस E2 हम प्लॉट कर रहे हैं, सेकेंडरी करंट वर्सेस सेकेंडरी वोल्टेज, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्राफ आपका क्या कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि आप आउटपुट करंट ज़्यादा करंट आउटपुट ले रहे हैं सेकेंडरी साइड से। आप जितना ज़्यादा करंट आउटपुट लेंगे उतना ज़्यादा आपका वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल लॉसेज आपके ज़्यादा आ रहे हैं। जो आपके वाइंडिंग लॉसेज हैं, रेजिस्टिव लॉसेज हैं, वो आपके ज़्यादा होते जा रहे हैं। बिकॉज करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इंटरनल ड्रॉप ज़्यादा आएगा। सेम यही काम आपने करना है इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड के लिए भी आपकी जो वोल्टेज की ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगी, ड्रॉप करेगी। और कैपेसिटिव लोड के केस में ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, मामूली सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपने कंपैरिजन करना है कि इस केस में आपका डिक्रीज क्यों कर रहा है और किस केस में डिक्रीज ज़्यादा आ रहा है, और कैपेसिटिव के केस में इंक्रीज पॉजिटिव आता है कि नहीं आता, ठीक है। जब ये कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, नो लोड वोल्टेज जो फर्स्ट रीडिंग है जिस पे करंट आपका 0 है, और फुल लोड वोल्टेज जिस पे आपका करंट रेटेड करंट की करीब करीब जा रहा है, ठीक है, ये आपकी फुल लोड वोल्टेज है।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फार्मूले में डालें, आपको वोल्टेज रेगुलेशन की परसेंटेज मिल जाएगी। ये काम आपने रेजिस्टिव के लिए भी करना है, कैपेसिटिव के लिए भी करना है, इंडक्टिव के लिए भी करना है। कर लेंगे ये काम? यस सर। यस सर। बहुत इजी से काम है ये, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। रेजिस्टेंस के लिए भी यही वैल्यूज फॉलो होंगी, इंडक्टेंस के लिए भी यही वैल्यूज फॉलो होंगी और कैपेसिटेंस के लिए भी यही वैल्यूज फॉलो होंगी। सबकी ऊपर इम्पीडेंस वैल्यूज गिवन है। जिस तरह यहाँ पे देखिए ना आप, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, इसी तरह इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स के ऊपर भी सेम यही वैल्यूज गिवन है। बस आपने सिर्फ क्या करना है, स्विचेस को ऑन करते जाना है और वैल्यूज को नोट करते जाना है अपने पास। ठीक है। जी सर। अच्छा, मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट लैब में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। 2 टॉपिक्स हैं नेक्स्ट लैब के लिए भी, वो हम नेक्स्ट लैब में कर लेंगे। ओके आज सर। की लैब में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं, रिपीट कर लेते हैं हम। सर अभी हमने तो इसमें लैब 6 में यूनिट 7 करना है ना, तीनों उसके पार्ट्स लैब 6 में हमने सबमिट हाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट 7 ये इस मैनुअल में यूनिट 7 है। ये बेसिकली आपकी लैब नंबर 6 है, जो कि पुराना सीक्वेंस आपका जो फॉलो हो रहा है उसमें। हमने इसी ये चीज़ मैनुअल में खुद ही मैनुअल हमने जी जी आप हमें बनाना पड़ेगा ना, मतलब आपको हमें मैनुअल देंगे नहीं, बस इसी को हमने क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख देने हैं सारे। हाँ, इसको मैं इसको ना एडिट करके ना, ये मैनुअल मतलब मीन्स कि यहाँ से कॉपी करके पुराने मैनुअल में मैं ये अमेंड कर दूंगा, तो वो मैं आपको प्रेजेंट भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसी को ही फॉलो करें, सेम यही चीज़ होगी, बस उसको कॉपी करके मैं वहाँ ले जाऊंगा। सर वो जो राइट सर। पुरानी लैब रिपोर्ट्स है उनके पोर्टल्स बना सकते हैं कि हमें अभी तक कुछ समझ नहीं, सर वो लैब रिपोर्ट्स गुम ही जानी है फिर, बड़ी आधी ईमेल अच्छा, से पड़ी हुई आधी हाँ कहाँ पड़ी हुई बिल्कुल। है तो। मुझे ये बताएं, अभी तक आपको कोई लैब रिपोर्ट चेक हो, आपने कितनी टोटल सबमिट करवाई हैं? सर हमने अभी सिर्फ सर 2 दो। सबमिट कराए। सर सिर्फ 2 सबमिट कराए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लैब नंबर 1 से लेके लैब नंबर 6 तक तमाम के पोर्टल दोबारा क्रिएट करता हूँ। आप वहाँ पर अपनी तमाम लैब रिपोर्ट्स रीसबमिट करवा दें। ओके। और ठीक है, सर तो फिर मैं वो सारी चेक कर लूँगा। ये जो करंट टास्क है सर, ये इनका लाइक खाली टास्क नंबर वर्ड पे लिख के अपलोड कर देना कि हमने ये टास्क करने हैं। कुछ किस दफा अगर मीटिंग मिस हो जाती है, कुछ मिस हो जाता है, तो हम सिर्फ वो लैब रिपोर्ट दे के, वो लैब टास्क दे के कर लेंगे ना खुद। समझ नहीं मुझे क्या आप पूछना चाह रहे हैं आप। Like, आज जो आपने जितना कुछ बताया कि टास्क नंबर 7 के अंदर 7.2 के अंदर फलाने 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 टास्क करने हैं, तो आप खाली वो टास्क हाँ हाँ नंबर दे दे जो हमने करने हैं, तो वो हम लैब रिपोर्ट में उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया करेंगे। हाँ, वो टास्क नंबर अभी आप यूनिट 7 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके आगे पीछे थ्योरी भी बहुत सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरी आपके रेफरेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये काफ़ी सारे मतलब इंफॉर्मेटिव है, इसको पढ़ लें। और जो टास्क है वो नीचे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 7.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दी हुई है। तो और इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यूनिट 7.1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से आपका बेसिकली लैब टास्क शुरू हो रहा है। और तो आपने 7.1 करना है, ये तो पहले भी आप कर चुके होंगे पिछले, जब हम ऑन कैंपस थे। 7.1 करना है, उसके बाद आपने 7.2 करना है, और इसी तरह आपने 7.3 करना है। ठीक है, तो ये तो 3 टास्क हो जाएंगे 7 के अंदर। मीन्स के लैब नंबर 6 के अंदर आपके 3 टास्क होंगे। ओके सर। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं दोबारा से। सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, सॉफ्टवेयर की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये बता दें। आप लोगों में से कितने लोगों के पास विंडोज़ 10 का न्यू वर्जन है? किसी के पास पुराना वर्जन है तो वो या तो अपडेट कर लें, अगर अपडेट नहीं कर सकते तो उनको वर्चुअल मशीन जो अलहदा से सॉफ्टवेयर आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
और जब सर वो आपका सॉफ्टवेयर डेमो में एक वर्जन, लैंग्वेज वाला मसला आया था, वो आपने बताया तो वो ठीक हो गया। हाँ वो जब भी आप इसके अंदर कोई सेटिंग चेंज करेंगे तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो आप दोबारा से जनरल में जाके अगेन उसको चेंज कर लें इंग्लिश तो करने मसला के ये जो लिए। लैंग्वेज चेंज होती है ना, ये भी नहीं पता चलता कि ये खोलना कहाँ से है लैंग्वेज चेंज करने के लिए, समझ नहीं आती कुछ। वो बस आप निशानी रख लेना कि जो ऑप्शंस है वो कहाँ से टैब खुलेगी। सर वो बस दूसरा वो, है या तीसरा है शायद? हाँ यहाँ से एक हेल्प है, एक विंडो है और एक टूल्स है। तो राइट साइड से थर्ड आपकी वो टैब बनती है, और जब आप उसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाली टैब आपकी ऑप्शंस की है, और उसमें जनरल तो है वो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है। तो जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज आ रही होगी, या तो फ्रेंच या एस्पेनोल या कुछ भी आ रहा होगा, आप उसको इंग्लिश कर लेना। बाकी जो सैंड बॉक्स जो यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको एक दफ़ा सैंड बॉक्स का दिखा देता हूँ। ये मेरी नॉर्मल विंडो है, ठीक है। तो आप जिनके पास सैंड बॉक्स अवेलेबल है वो सर्च करेंगे तो सैंड बॉक्स आ जाएगा। 1903 वर्जन विंडोज़ 10 का, और इससे ऊपर के जो वर्जन है 1909 और 204 या 2404 समथिंग वर्जन है, इन सब में सैंड बॉक्स अवेलेबल है। जो इससे पुराने वर्जन थे उनमें अवेलेबल नहीं है। तो या तो आप विंडोज़ अपडेट कर लें, या फिर VMware का अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है वो डाउनलोड कर लें। उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आपका डेमो एक्सपायर हो, VMware के अंदर दोबारा से न्यू विंडो इंस्टॉल कर दें तो आपका वो चल पड़ेगा। तो ये सैंडबॉक्स की विंडो है, ठीक है। ये इसने मुझे मेरी विंडोज़ 10 के अंदर एक और विंडोज़ 10 की विंडो मुझे दे दी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी काम करूँगा, और जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो इसके सारे रजिस्ट्री फाइल्स वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मैं ओपन करूँगा तो इसको नहीं मालूम होगा कि पहले भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था, और मेरा डेमो वर्जन जो था वो इन्फिनिट टाइम्स के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बस आपने यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना है और इसके अंदर लाकर पेस्ट कर लें, और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन में तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगाता। बाकी इंस्टॉलेशन करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो बाकी सेटअप इसका वैसा ही, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ वो वैसा ही है जो सॉफ्टवेयर जैसे भी मैंने आपको दिखाया है। सर सैंडबॉक्स का अल्टरनेटिव क्या बताया आपने? VMware, उसमें ये होता है कि आप VMware के अंदर आपको विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल इन द सेंस के आपको बार बार विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो टाइम लगेगा। वो कुछ अरसा में आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, फिर जब आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो आपको कहेगा कि अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप उस विंडो को डिलीट करें और दोबारा से इंस्टॉल कर लें VMware के अंदर रहते हुए, फिर आपका सॉफ्टवेयर दोबारा चलने लग जाएगा। तो ये जो सैंड बॉक्स है ये थोड़ा सा आसान हल है, क्योंकि इसमें अंदर बार बार विंडो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली सॉफ्टवेयर कॉपी करें, इंस्टॉल करें, चलाएं, क्लोज करें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर से दोबारा ओपन कर लें तो विंडो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको विंडो डिस्प्ले में दे देगा। अभी मेरे पास सैंड बॉक्स में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा था, ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के बाद चला नहीं रहा था, लेकिन पहले चल रहा था कुछ दिन पहले। कुछ अभी इशू आ रहा है, लेकिन आप सब लोगों के पास चले गए ये। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि अभी ये रन होता है या नहीं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इशू कर रहा था, सैंड बॉक्स में नहीं चल रहा था, बाहर चल रहा था।
मेरे यहाँ पर सैंड बॉक्स में कुछ फाइल्स मिसिंग है, शायद उस वजह से ये नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल आप लोगों के पास ये चलेगा, ये मेरे पीसी का इशू है। कहने का मकसद ये है कि जब आप सैंड बॉक्स को क्लोज करते हैं तो आपका डाटा सब कुछ जो भी होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम दोबारा जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो VMware जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ती है अगर आपका डेमो वर्जन एक्सपायर हो जाए उसके बाद। ठीक है, जैसे अभी मैंने ओपन किया तो अगेन ये फिर एक न्यू वर्चुअल विंडोज ने मुझे क्रिएट करके दे दिया, और इसके अंदर फिर अगेन मैं वही काम दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? अगर नो सर। नो सर। चलें, ये काम कीजिएगा, सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें आप लोग, ताकि सॉफ्टवेयर पे आप लोगों का हाथ बैठ जाए, क्योंकि पूरा सेमेस्टर आगे तो ऑनलाइन ही चलेगा। तो अच्छा सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से सीख लें ताकि इशू ना आए बाद में हम लोगों को आगे। तो जितनी भी लैब्स हैं हम इसी सॉफ्टवेयर पे ही करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हार्डवेयर डेमो रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूँ, उससे आप लोगों की लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और फिर परफॉर्म आप लोग खुद से सॉफ्टवेयर पे करेंगे। राइट सर। सर लास्ट टाइम मैंने यहाँ से अटेंडेंस रिकॉर्ड की थी, मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही। किसी को आइडिया है अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे होती है? अटेंडीज लिस्ट डाउनलोड कर ले। यहाँ लेकिन वो लिस्ट आ नहीं रही यहाँ पर अभी।